हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। बायोलॉजी 2024-25 के लिए डेली स्मार्ट बायोलॉजी स्टडी एमसीक्यू सीरीज को ज्वाइन करके आप अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो देर किस बात की, डेली शाम को 7 बजे राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ करके आप बायोलॉजी की छोटी छोटी बारीकियों से लेकर के गहराई तक, लॉन्ग टर्म तक आप सीख सकते हैं। तो आओ चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। और पहला क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, जो 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन है। क्या कहना चाहता है कि बिग बैंग नामक महाविस्फोट का सिद्धांत किससे संबंधित है? बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? सूर्य की उत्पत्ति से, मंगल ग्रह की उत्पत्ति से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, चंद्रमा की उत्पत्ति से। चार ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या स्कूलिंग क्लासेज के साथ में आप जुड़े हैं, सभी के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ही शानदार काम कर रहा है। तो अधिक से अधिक अपनी क्लास को शेयर करना ना भूलें, ताकि हर प्रकार के विद्यार्थी को इसका लाभ मिल सके। पहला क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। बिग बैंग थ्योरी जो है वो किससे संबंधित है? सूर्य की उत्पत्ति से, मंगल ग्रह की उत्पत्ति से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, चंद्रमा की उत्पत्ति से। दीजिए आंसर। आपके पास में सोचने समझने और आंसर देने का समय, अपना निर्धारित समय 5 से 10 सेकंड रहेगा। इसमें सोचने समझने और इसके अलावा आंसर देना है, सोच समझ करके आंसर देना है। बिल्कुल बिल्कुल सभी विद्यार्थियों को आंसर आना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन का एक नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन अपना सटीक रहेगा। बिग बैंग थ्योरी किससे रिलेटेड है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड है। इसी कड़ी में बच्चों बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। मिल्की वे क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। मिल्की वे क्या है? ये भी 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन है। क्या कहना चाहता है? ऑप्शन नंबर 1 में ये आकाश गंगा है, ऑप्शन नंबर 2 में प्रकाश वर्ष है, 3 नंबर में महासागर है, 4 नंबर में पेन स्पर्मिया है। चार ऑप्शन आपको 2 नंबर क्वेश्चन के अंदर मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। जो राइट ऑप्शन है उसका आपको चयन करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो मिल्की वे क्या है? आकाश गंगा है, प्रकाश वर्ष है, महासागर है, पेन स्पर्मिया है। बिल्कुल करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन का अपना सटीक उत्तर क्या होने वाला है? यदि आपने जैविकास थ्योरी वाला चैप्टर पहले पढ़ रखा है तो आप इसका आंसर अच्छे तरीके से निकाल पाएंगे। और यदि नहीं भी पढ़ रखा है तो अपने नोट्स में ये नोट्स के रूप में ये क्वेश्चन लिखने आपको डालने हैं। तो देखो याद रखना कि मिल्की वे जो होती है वो क्या होती है? आकाश गंगा होती है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पर सटीक हो जाएगा। इसी कड़ी में बच्चों बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। बहुत ही शानदार धमाकेदार क्वेश्चन, जो परीक्षा की दृष्टि से रामबाण साबित होता है। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि तारक की दूरियों को मापा जाता है। तारक की दूरियों को किस में मापते हैं? किलोमीटर में मापते हैं, प्रकाश वर्ष में मापते हैं, मील में मापते हैं, किलोवाट में मापते हैं। चार ऑप्शन आपको 3 नंबर क्वेश्चन के अंदर मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे। दीजिए करेक्ट आंसर। तारक की दूरियों का मापन किसके रूप में किया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थियों का आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का। बहुत अच्छा क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। तारक की दूरियों का मापन किस प्रकार से हम करते हैं? कुछ विद्यार्थी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ते हैं, क्वेश्चन भी देखते हैं, बहुत अच्छी बात है। सभी विद्यार्थियों का इस चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। लेकिन उनसे मेरी अपील है, गुजारिश है, प्लीज़ आंसर दिया करो। यदि आंसर दोगे तभी आप सीख पाओगे कि आंसर किस प्रकार से हम निकाल पाते हैं। चार ऑप्शन देखो, देखो बहुत बड़ी बड़ी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, वहाँ पर लोग असफल भी होते हैं और सफल भी होते हैं। असफलता निराशा का रूप नहीं है, असफलता सफलता की प्रथम सीढ़ी मानी जाती है। यदि हम एक बार दो बार असफल होंगे तो हमें ये ध्यान रहेगा कि हमारा कौन सा पोर्शन कमज़ोर है, और उस पोर्शन को हम बी पॉजिटिविटी के साथ में यदि क्लियर करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और उसको तैयार करते हैं, तो आगामी एग्जाम में वही असफलता सफलता में बदल जाती है। तो आपको आंसर देना है, बार बार प्रयास करना है। क्या कहता है कि तारे की दूरियों का मापन, तो बच्चों याद रखना 2 नंबर ऑप्शन अपना सटीक हो जाएगा, प्रकाश वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रकाश वर्ष हो जाएगा। इसी कड़ी में बात करते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार धमाकेदार क्वेश्चन, मसालेदार क्वेश्चन आपको 4 नंबर मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। शरीर की कोशिकाओं में आधारी उपापचयी दर, देखो जिसको आप क्या कहते हो? बीएमआर कहते हो, यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट के नाम से जिसको जानते हैं, का संचालन कौन करता है? पैराथाइरॉइड करता है, थाइरॉइड करता है, पीयूष ग्रंथि करती है, थाइमस ग्रंथि करती है। दीजिए करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। बीएमआर का कोऑर्डिनेट कौन करता है या संचालन कौन करता है? पैराथायराइड ग्रंथि करती है, थायराइड ग्रंथि करती है, पीयूष ग्रंथि करती है, थाइमस ग्रंथि करती है। सोचो समझो और आंसर दीजिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई देंगे।
कोई भी क्वेश्चन आपको कमजोर नजर नहीं आएगा, एक से बढ़ करके एक क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो बच्चों याद रखना, बीएमआर की यदि मैं बात करूं, बेसल मेटाबॉलिक रेट की बात करूं, आधारीय उपापचय दर की बात करूं, तो थायरोक्सिन हार्मोन करता है बच्चा। और थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। तो यहां पर 4 नंबर क्वेश्चन का अपना 2 नंबर ऑप्शन सटीक हो जाएगा। बिल्कुल भूलना नहीं है। यानी कोशिका की, शरीर की कोशिकाओं में आधारी उपापचय दर का संचालन करने का काम किसका होता है? थायरोक्सिन का, जो थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। अब बात करते हैं इसी कड़ी में 5 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि आपने हार्मोन वाला चैप्टर पहले पढ़ रखा है तो दीजिए आंसर। थायरोक्सिन हार्मोन किसने पृथक किया था? वेस्ट व बेटिंग ने किया था, सेंगर नामक वैज्ञानिक ने किया था, ब्यूमोंट नामक वैज्ञानिक ने किया था, या फिर इसी कैंडल नामक वैज्ञानिक ने, कैंडोल, सी कैंडोल ने किया था? दीजिए करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थायरोक्सिन हार्मोन का पृथक्करण किसने किया था? तो याद रखना इसके अंदर 4 नंबर ऑप्शन अपना सटीक रहेगा। कैंडोल नामक वैज्ञानिक ने थायरोक्सिन हार्मोन का पृथक्करण किया था। बिल्कुल। अब देखो बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। बच्चों क्या कहता है? कैल्शियम तथा फास्फोरस उपापचय का नियंत्रण करने वाला हार्मोन कहां से स्रावित होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैल्शियम और फास्फोरस का जो कंट्रोल है, या फिर हम बात करें इनका कोऑर्डिनेशन है, यानी इसका समन्वय जो होता है, वो कौन सी ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन के द्वारा होता है, या फिर वह ग्रंथि कौन सी है जो वो हार्मोन स्रावित करती है, और वह हार्मोन कैल्शियम तथा फास्फोरस का संतुलन बनाने का काम करता है? ऑप्शन नंबर 1 में अगला कह रहा है अग्नाशय ग्रंथि है वो। 2 में कह रहा है कि वो थायराइड ग्रंथि है। 3 नंबर ऑप्शन में कह रहा है थाइमस ग्रंथि है। 4 नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि पैराथायराइड ग्रंथि है। दीजिए करेक्ट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन का सटीक ऑप्शन कौन सा होने वाला है? ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसके द्वारा स्रावित हार्मोन जो होता है वो कैल्शियम और फास्फोरस का संतुलन बनाने का काम करता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पर 4 नंबर ऑप्शन अपना सटीक हो जाएगा, पैराथायराइड ग्रंथि। अब इसकी लोकेशन की यदि बात करें, पैराथायराइड ग्रंथि कहां पर पाई जाती है, तो देखो ट्रेकिया के दोनों ओर, श्वास नली के दोनों ओर एक जोड़ी थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, और प्रत्येक थायराइड ग्रंथि के अंदर एक जोड़ी पैराथायराइड ग्रंथि इस प्रकार से पाई जाती है। अब ये श्वास नली आपको दिखाई दे रही है, दोनों तरफ मैंने एक एक थायराइड ग्रंथि बनाई है। प्रत्येक थायराइड ग्रंथि में एक जोड़ी पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है। पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा पैराथार्मोन हार्मोन का स्राव किया जाता है। बच्चों ढंग से सुनना है मेरी बातों को। पैराथार्मोन हार्मोन को कोलिप हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सन 1925 में कोलिप नामक वैज्ञानिक ने इस हार्मोन को पृथक किया था। पैराथार्मोन हार्मोन हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस का संतुलन बनाने का काम करता है। इतनी सारी बातें मैंने पैराथायराइड के बारे में बताई। अग्नाशय की बात करूं तो अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं, मिक्स टाइप ग्लैंड के नाम से जानते हैं। बिकॉज क्यों जानते हैं? क्योंकि ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों प्रकार की होती है। बच्चों यदि बात करें अग्नाशय ग्रंथि के बारे में लॉन्ग टर्म लेकर के चलें, तो अग्नाशय ग्रंथि के अंदर जो पुटक पाए जाते हैं, जो पिंड पाए जाते हैं, उनके अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। अल्फा, बीटा और डेल्टा या गामा कोशिका पाई जाती है। अल्फा कोशिका ग्लूकागोन का स्राव करती है, जो शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। बीटा कोशिका इंसुलिन का स्राव करती है, जो ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करने का काम करती है। और जो गामा कोशिका जो होती है, डेल्टा कोशिका जो होती है, वो सीरोटोनिन हार्मोन का स्राव करती है। बिल्कुल। तो आपको याद रखना है कि इससे 6 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन अपना सटीक हो जाएगा। इसी कड़ी में बच्चों बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। किसका इंजेक्शन लेने पर उपापचय दर बढ़ जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थियों के द्वारा आंसर बनाना चाहिए। यदि आपने 4-5 नंबर क्वेश्चन पर फोकस किया हो, तो यहाँ पर कुछ नाम मैं लिख रहा हूँ, देखो जिसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, वो शब्द जो था वो 4 या 5 नंबर क्वेश्चन के अंदर आ गया था। वहां से आपको हिंट मिलती है और आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाते हैं। मैं किसका इंजेक्शन लगाऊं कि उपापचय दर बढ़ जाए? एसटीएच का निकालूं? देखो एसटीएच का मतलब होता है बच्चा सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, और सोमेटोट्रोपिक हार्मोन जो होता है उसका दूसरा नाम एचजीएच हार्मोन होता है, जिसको ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के नाम से जानते हैं। यह हार्मोन पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। 2 नंबर ऑप्शन में कह रहा है अगला इंसुलिन का लगाऊं। 3 नंबर पर कह रहा है थायरोक्सिन का। 4 नंबर पर कह रहा है टेस्टोस्टेरोन का। तो आपको 7 नंबर क्वेश्चन की 4 ऑप्शन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे। दीजिए करेक्ट आंसर कि किसका इंजेक्शन लगाने पर उपापचय दर बढ़ जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से बच्चा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। दीजिए करेक्ट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन का सटीक आंसर क्या आने वाला है? तो सभी विद्यार्थियों की ध्यान रखना है कि इसके अंदर अपना 7 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन सटीक हो जाएगा। जब थायरोक्सिन का इंजेक्शन लगाए तो उपापचय दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब बात करते हैं बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन की। देखता हूं कितने विद्यार्थी इसका आंसर निकाल पाते हैं। वयस्क अवस्था में थायराइड के अल्पस्राव से कौन सा रोग होता है? देखो थायराइड ग्रंथि के अल्पस्राव से
और कब की बात कर रहा है अगला, वयस्क अवस्था की बात कर रहे हैं। और कम स्रावित होने से कौन सा रोग होता है, एडिशन का रोग होता है, बंध्यता हो जाता है, मिक्सोडीमा हो जाता है, क्रिएटिनिज्म हो जाता है। चार ऑप्शन 8 नंबर क्वेश्चन के आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। वयस्क अवस्था में थायराइड के अल्पस्राव होने से कैसा रोग हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यदि पहले नहीं सुना है तो ध्यान रखना, ये जो डिजीज होती है वयस्क अवस्था में उसको मिक्सोडिमा के नाम से जानते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन अपना सटीक हो जाएगा। बच्चों इसी कड़ी में हम बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। क्या कहना चाहता है कि मिलर के प्रयोग में निम्नलिखित में से कौन अनुपस्थित था? वेरी इंपॉर्टेंट। मिलर का प्रयोग याद है जैव विकास के अंदर। मिलर नामक वैज्ञानिक ने आर्टिफिशियल मेथड के द्वारा कांच का फ्लास्क बनाते हुए आर्टिफिशियल क्लाइमेट बनाते हुए ये स्पष्ट किया था कि पृथ्वी के ऊपर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई थी। जब वह अपना प्रयोग कर रहा था उसमें किन किन का मिश्रण गैसों का रखा गया था? अगला कह रहा है कि उनमें से कुछ गैसें हैं, लेकिन इनमें से देखो 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो मिलर के प्रयोग में नहीं था। मेथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया, ऑक्सीजन। दीजिए करेक्ट आंसर। मिलर के प्रयोग में निम्नलिखित में से कौन अनुपस्थित था? मीथेन था, हाइड्रोजन था, अमोनिया था, ऑक्सीजन था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ध्यान रखना इसके अंदर 4 नंबर ऑप्शन अपना सटीक हो जाएगा, यानी मिलर के प्रयोग में ऑक्सीजन अनुपस्थित थी। बिल्कुल। अब जब इसका विश्लेषण किया गया, देखो क्या हुआ था कि जैसे ही इन अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन इनको मिलाकर के जब उसको चिंगारी दी गई, उष्मा दी गई, तो एक लाल रंग का तरल पदार्थ हुआ था, तरल पदार्थ प्राप्त हुआ था। जब उसका विश्लेषण किया गया तो उसमें कई प्रकार के एमिनो अम्ल, ग्लाइसिन, ग्लिसरीन वगैरह वगैरह प्राप्त हुए, जो एक मूल कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। इस प्रकार से यह स्पष्ट हुआ कि पृथ्वी के ऊपर जीव की उत्पत्ति अजैविक घटकों के मिलने से हुई थी। अब बात करते हैं बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। डार्विन की फिंच एक उदाहरण है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही मोस्ट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। डार्विन की फिंच जो थी वो किसका एग्जाम्पल है? औद्योगिक मिलनीकरण का है, संयोजी कड़ी का है, अनुकूली विकिरण का है, अभिसारी जैव विकास का है। बिल्कुल। 10 नंबर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। इसका सटीक ऑप्शन कौन सा होने वाला है? डार्विन की फिंच किसका एक एग्जाम्पल माना जाता है? औद्योगिक मिलनीकरण का पाया जाता है बच्चों, संयोजी कड़ी का है ये, अनुकूली विकिरण का है, अभिसारी जैव विकास का है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दीजिए करेक्ट आंसर। चलो बहुत अच्छी बात है। इसमें देखो करेक्ट ऑप्शन अपना हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, यानी डार्विन की जो फिंच थी बच्चों वो अनुकूली विकिरण या फिर अभिसारी नहीं बच्चों, अपसारी विकिरण, अपसारी जैव विकास का एग्जाम्पल माना जाता है। तो यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन अपना सटीक हो जाएगा। इसी कड़ी में देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन, सरल सा क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थियों का आंसर आना चाहिए। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, किसने किया था? लेमार्क ने, डार्विन ने, विजमेन ने, वेलेस ने। 11 नंबर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? लेमार्क ने दिया था, डार्विन ने दिया था, विजमेन ने दिया था, वेलेस ने दिया था। देखो बच्चों इसमें अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, कि चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के अनुसार प्रकृति जिस जीव को एक्सेप्ट कर लेती है या प्रकृति की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार जो जीव अपने आप को अनुकूलित कर लेता है वह अडेप्ट होकर के, विकसित होकर के बच्चे उत्पन्न करता है। बाकी जातियां जो अनुकूलित नहीं होती हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं, जिसे प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कहते हैं, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के नाम से जिसको जानते हैं। बच्चों नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी देने वाला वैज्ञानिक था डार्विन। लेमार्क की यदि बात करें तो लेमार्क ने दिया था उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था। यदि लेमार्क के बारे में आपने पढ़ा तो लेमार्क ने क्या बताया था कि वातावरण के प्रभाव के अनुसार जीव कुछ लक्षणों को ग्रहण करते हैं, कुछ लक्षणों को खो देते हैं, जिन्हें उपार्जित लक्षण कहते हैं, और वही लक्षण आगामी पीढ़ी में वंशागत हो जाते हैं। तो एक साथ मैं बोलूं तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। लेमार्क के प्रयोग आपको ध्यान होंगे। लेमार्क ने जिराफ पर अपना प्रयोग किया था, सांप पर अपना प्रयोग किया था, बताया था कि जंगल की घास नष्ट होने के कारण से, अकाल या सूखा पड़ने के कारण से धीरे धीरे जंगल की घास समाप्त हो गई,
तो जिराफ ने लंबे लंबे पेड़ों को खाना शुरू कर दिया। नीचे वाली टहनियाँ जब खा ली तो ऊपर वाली टहनी को खाने के लिए अपनी गर्दन और आगे के दो टांग को बार बार उकचाया, जिसके कारण से आगामी जो पीढ़ी आई उसमें गर्दन व आगे की दो टांग ऑटोमेटिक क्या थी, लंबी थी। इसे उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत माना गया था। बच्चों याद रखना, इसके बाद में इन्होंने एक बात और बताई थी कि जो सांप थे उनके पूर्वजों के पैर हुआ करते थे, लेकिन सांप जब शिकारी प्राणी से बचने के लिए दौड़ करके बिल में प्रवेश करता है तो इनके पैर जो हैं बिल में घुसने के में दिक्कत पैदा करते थे। तो सांपों ने क्या काम किया, एक अलग ही तरह का अडेप्टेशन किया, पैरों को अपने पेट से चिपटा करके चलने का या रेंगने का प्रयास किया और उन अंगों को काम में नहीं लिया, तो धीरे धीरे उनके पैर क्या हो गए, समाप्त हो गए। ऐसा किसका मानना था, लेमार्क का। लेकिन उसके बाद में लेमार्क के सिद्धांत का खंडन करने वाला वैज्ञानिक था विजमेन नामक वैज्ञानिक। विजमेन ने अपना प्रयोग चूहे के ऊपर किया था, यदि आपको ध्यान में हो तो, और 22 पीढ़ी तक अपने प्रयोग को दोहराया था। पहली पीढ़ी में क्या करता है वह, विजमेन नामक वैज्ञानिक चूहे की पूंछ को काटता है, उसके बाद में उनकी जो संततियां पैदा होती हैं, संतति पैदा होने के साथ में उनकी पूंछ को भी काट देता है। ऐसा 22 पीढ़ी तक इस प्रयोग को दोहराता है। फिर 23वीं पीढ़ी में जो चूहे उत्पन्न हुए थे उनमें भी पूंछ थी। तब विजमेन ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है कि जिस अंग को काम में ले वो अधिक विकसित हो जाए, जिस अंग को नहीं काम में ले वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाए। तब विजमेन ने बताया था कि प्रत्येक कोशिका के अंदर दो प्रकार का द्रव्य पाया जाता है, एक कायिक द्रव्य होता है, दूसरा जनिक द्रव्य होता है। कायिक द्रव्य में हुआ परिवर्तन आगामी पीढ़ी में वंशागत नहीं होता है, जबकि जनिक द्रव्य में हुआ परिवर्तन आगामी पीढ़ी में वंशागत हो जाता है। इस प्रकार से लेमार्क के सिद्धांत का खंडन हो जाता है। तो लेमार्क उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत देता है, जबकि डार्विन जो होता है वो क्या करता है, प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी का प्रतिपादन करता है। तो यहाँ पर ये जो आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बच्चा, इसका अपना 2 नंबर ऑप्शन सटीक हो जाएगा कि चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था। चलो क्लास लंबी होती जा रही है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन अच्छे थे तो समझाना पड़ता है। देखो क्या होता है, फिलिप कोलिफ जो था उसने कौन से हार्मोन की खोज की थी। देखता हूँ कितने बच्चों की खोपड़ी चलती है, क्योंकि ये क्वेश्चन आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि फिलिप कोलिफ जो था उसने कौन से हार्मोन की खोज की थी, पैराथार्मोन की, थायरोक्सिन की, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको कहते हैं बच्चा, ऑक्सीटोसिन। 4 नंबर ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। दीजिए करेक्ट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन का सटीक ऑप्शन कौन सा होने वाला है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें समय ज़्यादा नहीं लेंगे। पैराथार्मोन हार्मोन को कोलिफ हार्मोन के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर अपना 1 नंबर ऑप्शन, यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन अपना सटीक हो जाएगा। इसी कड़ी में बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, मसालेदार मजेदार क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। क्या कह रहा है, एक्सोफथेल्मिक गोइटर, एक्सोफथेल्मिक गोइटर निम्न में से किस ग्रंथि के अतिस्राव के कारण से होता है। बच्चों ये एक्सोफथेल्मिक गोइटर जो होता है ना, इसको नेत्रोत्सेंधी गलगंड के नाम से जानते हैं, नेत्रोत्सेंधी गलगंड के नाम से जानते हैं। अब ये गलगंड नाम आ गया, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सभी विद्यार्थी निकाल पाएंगे, बिल्कुल पहुंच जाएंगे, मुझे उम्मीद है सभी विद्यार्थियों से, क्योंकि आप इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। घेंगा गोइटर गलगंड रोग किस ग्रंथि का रोग है। जी सर, हमें पता चल गया कि इसका 3 नंबर ऑप्शन सटीक होने वाला है, यानी थायराइड ग्रंथि। अब सुनना, एक्सोफथेल्मिक रोग क्या होता है, जब थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव सामान्य से ज्यादा हो जाए तो क्या होता है, नेत्र गोलक के नीचे वसा का जमाव हो जाता है, जिसके कारण से नेत्र गोलक के बाहर की ओर निकल जाता है, आंखें बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं, यानी कैसी, घूरती हुई बिल्ली जैसी डरावनी प्रतीत होती है। घूरती हुई बिल्ली की आंखें किस प्रकार से प्रतीत होती है, वैसी प्रतीत होने लग जाती है मनुष्य की आंखें, किस डिजीज के अंदर, नेत्रोत्सेंधी गलगंड या एक्सोफथेल्मिक गोइटर के अंदर। ये आपके लिए बहुत ही शानदार काम की बात रही 13 नंबर क्वेश्चन के अंदर। हर क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन दिए गए बच्चा, उनका एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है ताकि आप टॉपिक से जुड़े और आपको सारी बातें समझ में आए। अब देखो बच्चों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। किसके कारण बीएमआर बढ़ जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखता हूं कितने विद्यार्थी आंसर निकाल पाते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ आज की क्लास में। बीएम का मतलब होता क्या है, आधार उपापचय दर, जिसको बेसल मेटाबॉलिक रेट के नाम से जानते हैं। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, एड्रीनेलिन, पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र, थायरोक्सिन। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन का सटीक ऑप्शन क्या होने वाला है, किसके कारण से बीएमआर बढ़ जाती है। पता चल गया होगा, इसके अंदर 4 नंबर ऑप्शन अपना सटीक रहेगा, थायरोक्सिन के कारण से। किसके कारण से, थायरोक्सिन के कारण से। अब चलो आगे बढ़ते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। मनुष्य में थाइमस ग्रंथि का मुख्य कार्य कौन सी क्रिया से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखता हूं कितने बच्चे इसका आंसर निकाल पाते हैं कि थाइमस ग्रंथि मनुष्य के लिए कौन सा काम करती है। प्रजनन का करती है, कैल्शियम संतुलन का करती है, प्रतिरक्षा का करती है, या फिर ब्लड क्लॉटिंग का करती है, रक्त स्कंदन का करती है।
4 ऑप्शन आपको 15 नंबर क्वेश्चन के अंदर मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे। दीजिए करेक्ट आंसर कि 15 नंबर क्वेश्चन का सटीक ऑप्शन कौन सा होने वाला है। तो याद रखना बच्चों, ये जो थाइमस ग्रंथि होती है ये क्या काम करती है? प्रतिरक्षा प्रणाली बनाने का काम करती है। किसका काम करती है? प्रतिरक्षा प्रणाली बनाने का काम करती है। बच्चों में बहुत अधिक एक्टिव होती है। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है धीरे धीरे नष्ट होती जाती है और बुढ़ापे तक जाकर के डोरी के समान लटक करके रह जाते हैं। तो बच्चों में प्रतिरक्षा प्रणाली बनाने का काम किसका होता है? थाइमस ग्रंथि का। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन अपना सटीक हो जाएगा। शाबाश, जो विद्यार्थी आंसर दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है। इसी कड़ी में इसी प्रकार से जुड़ते रहना। अब आपको 16 नंबर क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। बहुत ही शानदार नया क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। मलेरिया के लिए उत्तरदायी है। क्या है मलेरिया के लिए उत्तरदायी? देखो, ये 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चा, डिजीज वाले चैप्टर से। क्या कह रहा है अगला? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, वाइमेक्स नहीं है, ये वाइवेक्स है। प्लाज्मोडियम मेलेरी, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, उपरोक्त सभी। दीजिए करेक्ट आंसर। मलेरिया रोग किसके कारण से होता है? अब ये तो हमने छोटी क्लासों में पढ़ रखा है कि प्लाज्मोडियम के कारण से मलेरिया रोग हो जाता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने के कारण से हो जाता है। पहले तो आपको स्टेटमेंट ये सुनना है कि मादा एनाफ्लीज मच्छर जो होता है उसके कारण से मलेरिया रोग नहीं होता है। एक बात तो आपको ये याद रखनी है, मादा एनाफ्लीज मच्छर जो होता है मलेरिया रोग में वेक्टर का काम करता है, वाहक का काम करता है। ये किसी डिजीज को उत्पन्न करने वाला या डिजीज उत्पैदा करने वाला मेन जो कारक होता है वो नहीं होता है। ये सिर्फ क्या काम करता है? वाहक का काम करता है। बच्चों, ये क्या काम करता है? मादा एनाफिलीज मच्छर जो होता है अपनी लार के द्वारा मनुष्य के रक्त में किसको छोड़ देता है? प्लाज्मोडियम को छोड़ देता है। और प्लाज्मोडियम के कारण से व्यक्ति किस डिजीज से ग्रसित हो जाता है? मलेरिया से। ये बात तो आपके दिमाग में बैठ गई होगी। अब देखो बच्चों, बात करते हैं कि प्लाज्मोडियम की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। 3 प्रजाति आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मेलेरी, फेल्सीफेरम, और एक होती है बच्चा ओवेल। याद रखना, 4 प्रकार की प्रजातियां प्लाज्मोडियम की पाई जाती हैं। वाइवेक्स, मलेरी, फेल्सीफेरम, ओवेल। इन चारों के कारण से मलेरिया रोग होता है। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन अपना सटीक रह जाएगा। एक बात तो आपको ये जानना है। दूसरी बात, जो 3 नंबर ऑप्शन रखा हुआ है प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, इसके द्वारा जो मलेरिया होता है वो घातक मलेरिया होता है। इसके होने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। बिल्कुल, तो सबसे घातक जो मलेरिया रोग होता है वो किसके कारण से होता है? तो प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम के कारण से होता है। अब चलो बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको अब मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन है। हमारे शरीर में प्रतिरक्षा की पहली पंक्ति है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखता हूं कितने विद्यार्थी इसका आंसर दे पाते हैं। हमारे शरीर में प्रतिरक्षा की पहली पंक्ति किसको मानते हैं? फेफड़े को मानते हैं, श्वसन अंग को मानते हैं, श्वसन को नहीं, श्वसन अंग को मानते हैं, और 3 नंबर ऑप्शन में त्वचा को मानते हैं, मैक्रोफेजेज कोशिकाओं को मानते हैं। बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। साधारण होने के साथ साथ में एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कंफ्यूज भी करने वाला क्वेश्चन नहीं है। हमारे शरीर में प्रतिरक्षा की पहली पंक्ति है फेफड़े, श्वसन अंग, त्वचा, मैक्रोफेजेज कोशिकाएं। 4 ऑप्शन आपको 17 नंबर क्वेश्चन में मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे। दीजिए करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, तो याद रखना 3 नंबर ऑप्शन अपना सटीक हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि कुछ विद्यार्थी मैक्रोफेजेज कोशिकाओं की ओर भागे हैं, क्योंकि ये बड़ा सा शब्द दिखाई दे रहा है, इन तीनों में से थोड़ा डिफरेंट दिखाई दे रहा है। तो आपने थोड़ा सा दिमाग जरूर लगा लिया होगा कि मैक्रोफेजेज ऐसा होता होगा। लेकिन बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर 17 नंबर दिखाई दिया। हमारे शरीर में प्रतिरक्षा की जो पहली पंक्ति होती है वो त्वचा होती है। क्या होती है बच्चा? त्वचा होती है। तो यहाँ पर अपना 3 नंबर ऑप्शन सटीक हो जाएगा। बिल्कुल, इसी कड़ी में बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। अर्बुद को नष्ट करने में सहायक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अर्बुद का मतलब होता है गांठ। गांठ को नष्ट करने में सहायक होता है। क्या? वाई इंटरफेरोन, एक्स इंटरफेरोन, जेड इंटरफेरोन, बी इंटरफेरोन। दीजिए 18 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अर्बुद कैंसर को नष्ट करने में सहायक है, गांठ को नष्ट करने में सहायक है। तो याद रखना 1 नंबर ऑप्शन अपना सटीक रहेगा। वाई इंटरफेरोन जो होता है ना, वो अर्बुद को नष्ट करने में सहायक होता है। इसी कड़ी में बच्चों बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की, जो 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन है। सभी विद्यार्थियों का आंसर आना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, साधारण सा क्वेश्चन है, सभी का पढ़ा हुआ। 3F, 3F वाली ग्रंथि कहलाती है। एड्रिनल कहलाती है, थायराइड कहलाती है, जनद कहलाती है, अग्नाशय कहलाती है। 3F। एफ, एफ, एफ। देखो बच्चों, सभी को पता है कि 1 नंबर ऑप्शन अपने यहाँ पर सटीक हो जाएगा, एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि को
देखो क्या कहते हैं, 3F ग्लैंड के नाम से जानते हैं, इसको लिखते हैं और लिख के समझने का प्रयास करते हैं। देखो 3F का यहाँ पर क्या मतलब है, यानी एक F का मतलब यहाँ पर फियर है, यानी आपातकालीन कंडीशन। जब आपातकालीन कंडीशन आ जाती है तो हमें ये ग्रंथि लड़ने के लिए प्रेरित करती है। यदि हम नहीं लड़ पाते हैं तो ये हमें वहाँ से उड़ने के लिए प्रेरित करती है। फियर, फाइट एंड फ्लाइट से रिलेटेड ग्रंथि को 3F ग्लैंड कहते हैं, जिसको एड्रिनल ग्रंथि के नाम से जानते हैं। एड्रिनल ग्रंथि को अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। प्रत्येक किडनी के ऊपर केप लाइक स्ट्रक्चर के रूप में क्या पाई जाती है, अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। बिल्कुल, एड्रिनल ग्रंथि को अधिवृक्क ग्रंथि, 3F ग्लैंड के नाम से जानते हैं, करो या मरो की ग्रंथि के नाम से जानते हैं, इसे 4S ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। 4S का मतलब यहाँ पर क्या मतलब है, एस का मतलब, एक एस का मतलब यहाँ पर शुगर होगा, यानी शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। साल्ट होगा, यानी लवण की मात्रा को कंट्रोल करता है। स्ट्रेस होगा, यानी तनाव को कम करता है। सेक्स हार्मोन होगा, यानी सेक्स हार्मोन को बनाने का काम करता है। इस प्रकार से 19 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन अपना सटीक हो जाएगा। 3F ग्लैंड कौन सी ग्रंथि होती है, एड्रिनल ग्रंथि होती है। अब इसी कड़ी में बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। एड्रेनलिन हार्मोन बढ़ा देता है, किसको बढ़ा देता है बच्चों, देखो ध्यान देना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको 20 नंबर क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। हार्ट बीट को बढ़ा देता है, बीपी को बढ़ा देता है, उपरोक्त दोनों को बढ़ा देता है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं होगा। एड्रिनल ग्रंथि एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित करता है। ये हार्मोन किसको बढ़ाने का काम करता है, हार्ट बीट को बढ़ाता है, बीपी को बढ़ाता है, उपरोक्त दोनों को बढ़ाता है, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से किसी को भी नहीं बढ़ाता है। लीजिए करेक्ट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन का क्या सटीक ऑप्शन होने वाला है बच्चा, याद रखना। एड्रिनल ग्रंथि दो प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है, एक एड्रिनलिन होता है और दूसरा नोर एड्रिनलिन होता है। बच्चों एड्रिनलिन हार्मोन को एपिनेफ्रिन हार्मोन के नाम से जानते हैं, नोर एड्रिनलिन को नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से एड्रिनल ग्रंथि जो होती है वो किडनी के ऊपर पाई जाती है। इस एड्रिनल के दो भाग होते हैं बच्चा, एक कोटेक्स वाला भाग होता है और एक मेडुला वाला भाग होता है। बिल्कुल, ये जो कोटेक्स वाला भाग होता है, मेरी बातों को अच्छे से समझना और सुनना है। ये कोटेक्स वाला भाग होता है, इसके द्वारा 3 प्रकार के हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं, मिनरेलोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड और सेक्स हार्मोन स्रावित किए जाते हैं एड्रिनल के कोटेक्स पार्ट के द्वारा। ये जो मेडुला वाला पार्ट है बच्चा, इसके द्वारा एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, जिसे एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन हार्मोन के नाम से जानते हैं, ये दोनों हार्मोन क्या काम करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, यानी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, अनुकंपी तथा प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने का काम करते हैं। इस प्रकार से 20 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन अपना सटीक रहेगा, यानी एड्रेनलिन हार्मोन हृदय स्पंदन और रुधिर दाब को बढ़ाने का काम है करता है। उम्मीद करता हूं सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में आपको टॉप 20 क्वेश्चन मिले, जिसमें एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन आज आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दिए। मैंने हद से ज़्यादा प्रयास किया कि प्रत्येक क्वेश्चन का मैं एक्सप्लेनेशन करूं, ताकि विद्यार्थियों को हर प्रकार से समझ में आए। यदि आप इसी प्रकार से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ेंगे, बेहतरीन डाटा के साथ में बेहतरीन एक्सप्लेनेशन देने का प्रयास किया जाएगा और आपकी सफलता में ये चैनल पूरा का पूरा सहयोग करेगा। तो देर किस बात की, जुड़ना है। हाँ, एक बार फिर से अपील करता हूँ, अपनी क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। क्लास शुरू होने के साथ में लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा। इसी प्रकार की बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।